नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 5 जून और 5 जून के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये जितना भी हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर कराते हैं उसकी पेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे जहां पर आपको डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स है वो अवेलेबल हो जाएगी। बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा आज का, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर। दूसरा आर्टिकल है हम लोगों का बुद्धिज्म एक सॉफ्ट पावर के लिए टूल इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लाइट वेट पोर्टेबल पेमेंट, सिटीज 2.0 कार्यक्रम, स्मॉल फाइनेंस बैंक। सबसे पहला छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 350th एनिवर्सरी पर ये बात बोली है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जितनी भी आज उस समय की जीवन की कथाएं हैं वो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज है इनके बारे में हम लोगों ने बहुत कम पढ़ा है, लेकिन एनसीईआरटीज में। पर अगर आप कभी मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे या इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मराठा एम्पायर को स्टार्ट करने वाले 1630 में जन्मे, कहां पर? पुणे जिले में। बहुत ही ज्यादा वीर, उसी के लिए महान प्रशासनिक कौशल की सहायता से शिवाजी ने बीजापुर की गिरती हुई आदिल शाही डायनेस्टी से एक विदेशी अंतर क्षेत्र का निर्माण किया। इसी से अंततः क्या शुरू हो जाता है? मराठा एम्पायर की शुरुआत होती है। इन्हें कई बार जो है इंडियन नेवी का फादर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो उस समय की जो एक समझने का तरीका था नेवी को, वो आज भी हमें नेवी में इस्तेमाल किए जाने वाला, आप कह सकते हैं कि वो आज भी इस्तेमाल है, आज भी वो रेलिवेंट है। शिवाजी जो है ये वुमेन के ऑनर के लिए बहुत ज्यादा समर्थक रहे हैं। इनके शासन में जो भी महिला अधिकारी थी, अगर कभी भी महिला अधिकारों का उल्लंघन होता था तो यहाँ पर उनको कड़ी सजा दी जाती, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि कोई इतना ज्यादा महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता है। इनकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी जिनको अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। जो इनका जो भी ये सलाहें थी, जैसे आज के समय में क्या होता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। आज के समय में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो सारा काम देखती है। तो यहाँ पर उनकी सलाह जो है मानने के लिए, लेकिन बाध्य नहीं थे, पर उनके सारे जो काम है वो ये देखा करते थे। इन्हें माउंटेन रैट कहा जाता था और उन्हें व्यापक रूप से गुरिल्ला युद्ध रणनीति के लिए जाना जाता था। अपनी भूमि के भौगोलिक क्षेत्र में उनकी जागरूकता, छापा मारना, घात लगाकर हमला करना, दुश्मनों पर अचानक हमला करना, इसी के लिए उसे गुरिल्ला रणनीति के नाम से जाना जाता था। एक फोर्ट है, एक किला है रायगढ़ का किला, ये इन्होंने यहाँ पर कैप्चर किया था। ये रायगढ़ का किला महाराष्ट्र की एक पहाड़ी में है, ये जो सह्याद्री माउंटेन रेंजेस के पास है। और ये बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है कि जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट भी इसको कहा जाता है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में जवाली के राजा चंद्रराजी मौर्य से जब्त किया था। आज के समय में बहुत रेलिवेंस है, हाई चांस है कि ऐसे सब क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इस पूरी की पूरी लेक के पास आपको एक आर्टिफिशियल, पूरे किले के पास एक लेक मिलेगी जिसका नाम है गंगा सागर लेक। बाद में चल के इस पूरे किले को, रायगढ़ के किले को, ब्रिटिश आर्मी ने कैप्चर कर लिया था और बाद में फिर ब्रिटिश की फोर्सेस ने यहाँ पर लूटपाट भी काफी मचाई। तो ये सब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी हो सके वो मैंने आपको बताए हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज पे हमसे आज के समय में क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज की जो सरकार है या आज का जो टाइम है सारा कुछ, उसमें हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आप सबको ये सारी चीजें लर्न करनी है, पढ़ते जाना है, क्योंकि इसमें जितने भी फैक्ट्स लिखे हुए हैं वो हमारे लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाएगा। समझ रहे हैं सभी लोग? और मैं आपको बता दूं कि ये सब हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए,
जो भी आप में से 1 डे के एग्जाम प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहा है, वो इन सबको लर्न करना शुरू कर दे, सारे फैक्ट्स। जितने भी है ये वाले क्वेश्चंस हैं, उन सब में से कुछ ना कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो आप सभी लोग इस पूरे को लर्न करो और कोशिश करो कि जितने भी फैक्ट्स बताए हैं ना, कि भाई कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, कौन सा किला उन्होंने किया, किले के आसपास कौन सी लेक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पता है क्या होता है, मान लीजिए एग्जाम में गंगा सागर लेक पे क्वेश्चन आ गया, मैच द फॉलोइंग में। गंगा सागर लेक, सामने ऐसे 2 कॉलम दे करके कोई जगह का नाम देते हैं। मान लो यहाँ पे गंगा सागर लेक मध्य प्रदेश लेक है, आपको मैच द फॉलोइंग करना होता है, या फिर ये बताना होता है कि किसके सामने कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है। आपको पता है कि कितना लेवल बढ़ चुका है चीजों का। तो जो है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा ज्योग्राफिकल फैक्ट्स होते हैं ना, उनको लर्न करना है। क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्ट सबसे ज्यादा न्यूज में रहते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को बिल्कुल मिस मत करिएगा, स्किप करने का सोचिएगा भी मत। क्योंकि ये ज्योग्राफिकल फैक्ट्स कब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, कब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, हमें भी समझ नहीं आता। कई बार अलग से ही क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। तो इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक है बुद्धिज्म। अब मैं आपको ये बता दूं, ये वाला जो पूरा टॉपिक मैं स्टार्ट करा रही हूँ, ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन प्रीलिम्स में जो इसके फैक्ट्स हैं उससे बनेगा, और मेंस में कहाँ से बनेगा, कि बुद्धिज्म को किस तरीके से सॉफ्ट पावर टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, कि भाई कौन सा ऐसा है जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कि बुद्धिज्म को हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सॉफ्ट पावर। क्योंकि देखो, बुद्धिज्म से जुड़ी हुई मैं अगर स्पेशली बात करूं, बुद्धिज्म, भले ही गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ है, लेकिन बुद्धिज्म हमारी इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। भारत का अगर दृष्टिकोण हम देखें तो बौद्ध धर्म जो है वो शांति का प्रतीक हमेशा से रहा है। और अशोकन जो इंडिया के राजा हुआ करते थे, उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो एक पिलर लगाया गया था, अशोकन पिलर, वो भी बुद्धिज्म का एक प्रतीक है। अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने एक 2 दिन का समिट रखा है, जिसमें दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ ये रखा गया था। अब चाइना भी तो अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा है, चाइना भी बुद्धिज्म को इस्तेमाल करके अपनी पावर को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी प्रकार से इंडिया ने भी ये चीज सोची है कि हम भी एक बुद्धिज्म को सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अभी जो चाइना है वो एक विशाल बौद्ध आबादी वाला देश है, और साथ ही साथ वहां पे बहुत सारे मठ बने हैं, मंदिर बने हुए हैं। तो चाइना के लिए बुद्धिज्म जो है एक, आप कह लीजिए, सांस्कृतिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में है। और चाइना इसी चीज का फायदा उठा के जो नेपाल है, वहां पर भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो अभी इंडिया के रिलेशन में हमें क्या होगा, कि जो भी ऐसे नेशंस हैं जहां पर बुद्धिज्म पॉपुलेशन रहती है, एग्जाम्पल श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये जो कंट्रीज हैं, इन सबके साथ हमारे रिलेशन अच्छे करने का एक स्रोत है। इंडिया यहाँ पर बुद्धिस्ट की हेरिटेज और टीचिंग्स को यहाँ पर और ज्यादा बढ़ा सकता है एशिया में। इंडिया ने ऐसा नहीं कि कभी कोशिश की नहीं है। इंडिया ने, आपसे जब पूछेगा अगर कि हाउ इंडिया हैज यूज्ड बुद्धिज्म एज अ टूल टू इंक्रीज देयर रिलेशंस, तो आप बताएंगे कि हम लोगों ने बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट बनाया था। आप लोगों को याद है ना, प्रसाद एक स्कीम स्टार्ट हुई थी। इस प्रसाद स्कीम में बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट बनाया गया था, जिसमें हम लोगों ने बुद्धिज्म से जुड़े हुए सारी प्लेसेस को बढ़ावा देना था। पीएम मोदी ने भी यहाँ पर जो है बोला है कि इंडिया ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर बुद्ध की ही फिलोसफीज को अपना गाइडिंग प्रिंसिपल मानते हैं। अभी अभी जो दिल्ली से समिट हुआ है, उसकी भी यही थीम थी, समकालीन चुनौतियों के लिए प्रतिक्रिया, अभ्यास के लिए दर्शन। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म एक सॉफ्ट पावर के रूप में बढ़ावा देने में भारत के उद्देश्य के लिए संरेखित है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि इतना आसान है ये सारी चीजें, इसके ऊपर कुछ चैलेंजेस भी है। जैसे आप लोगों को याद है, दलाई लामा, जब हमारा 1962 का इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था,
उस समय भी यही प्रॉब्लम आई थी, तब भी सबसे बड़ा यही चैलेंज था कि दलाई लामा जो है उनको कैसे अपॉइंट किया जाए और उनकी सुरक्षा कैसे रखी जाए। आज भी दलाई लामा जो है 14 नंबर के हैं शायद, वो भी भारत भारत की धर्मशाला में रहते हैं। आप इनका कभी इंस्टाग्राम अकाउंट जाके देखिएगा, आपको वहां पे पूरा पूरा दिख जाएगा। तो चाइना की इन्वेस्टमेंट भी काफी बढ़ती जा रही है। नेपाल में गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, और नेपाल में बौद्ध स्थल जितने भी बने हुए हैं वहां पर कहीं ना कोई जो चाइना है ना उनका दबदबा बढ़ता जा रहा है। भारत द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। बौद्ध शिखर सम्मेलन कर रहे हैं वहां पे हम लोग, नेपाल और बाकी जो भी बौद्ध राष्ट्र देश हैं उनको बुला रही है। तो इंडिया एक सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी पूरी कोशिशों में है, और इंडिया इस चीज को प्रमोट करेगा, अपना रिच बुद्धिस्ट हिस्ट्री को दिखाएंगे। और जितने भी यहाँ पर बुद्धिज्म से जुड़े हुए प्लेसेस हैं और इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड लेवल पर, उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे। इंडिया यहाँ पर अपनी बॉलीवुड को भी यहाँ पर प्रमोट करेगा। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर अभी हाल फिलहाल में मोदी जी वहां पर इनॉग्रेशन करके आए हैं लुम्बिनी में। ये किसकी इन्वेस्टमेंट है? पूरी इंडिया की। लेकिन है ये बना कहाँ पर हुआ है? नेपाल में। तो ये भी एक इंडिया का एक इन्वेस्टमेंट ही है ना आगे समय के लिए। अगर मैं आपको एक शॉर्ट बताऊं कि भाई नेपाल इंडिया देखो, नेपाल में लुम्बिनी में उनका बर्थ हुआ, लेकिन उनकी लाइफ की बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं वो सब इंडिया में। जैसे उनकी डेथ इंडिया में, कुशीनगर में। जब उन्होंने पहला अपना लेक्चर दिया धर्म चक्र परिवर्तन, वो इंडिया में। महायान फिलॉसफी इंडिया में। अपनी फर्स्ट लेक्चर वो भी इंडिया में। अपना 25 साल उन्होंने श्रावस्ती में बिताए। ये रही श्रावस्ती जगह जहां पर उन्होंने 25 साल अपनी लाइफ के बिताए। बर्थ प्लेस चाहे नेपाल में ही है, बाकी सारी चीजें उत्तर प्रदेश। चाहे उनको सैल्वेशन जो है वो अचीव हुई, वो भी कहाँ पे अचीव हुई उनको? सैल्वेशन भी इंडिया में ही, बौद्ध गया में। पहले नाम गया था, बाद में नाम बौद्ध गया पड़ गया बिकॉज ऑफ बुद्ध। तो इस तरीके से भी उन्होंने ये चीजें यहाँ पर करी। तो उनकी लाइफ से जुड़ी हुई मैक्सिमम चीजें कहाँ पे हुई हैं? इंडिया में हुई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध की लाइफ के जुड़े हुए सारे इवेंट्स इंडिया में है। क्लियर हुआ सबको? इसी टाइप से इंडिया को भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना है। तो ये सब आप लोगों को लर्न करना है एक एक करके, ये सारी चीजें। और इस आंसर को लिखने की प्रैक्टिस कर लो। जो भी आप में से यूपीपीसीएस मेंस लिखने वाले हैं अभी, वो एक बुद्धिज्म के टॉपिक के ऊपर अपना एक अच्छा सा आंसर और कंटेंट प्रिपेयर कर लो। बाकी आप लोग यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने वैसे एक लाइन टू लाइन समझाया है, बट फिर भी आप लोग चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपके पास है, सेव करके रखो उस वीडियो को, ठीक है? वो तो ना वॉच लेटर में रख लो, सेव करके या कहीं पे शेयर करके रख लो, ताकि आपके पास ये वीडियो का पता रहे कि मुझे ये वाला पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड आर्टिकल के ऊपर। अभी एक रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 की, जिसमें ये बोला गया है कि क्लीन एनर्जी, साफ सुथरी जो ऊर्जा होती है, उस कोष में वृद्धि तो हुई है, लेकिन कहाँ पर? चाइना, यूरोप और अमेरिका में। ठीक है भाई, लेटेस्ट रिपोर्ट। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा इससे कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो ये रिपोर्ट आईईए रिलीज करती है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इन्होंने बोला है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल पावर की वजह से काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आया है, लेकिन जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स रही हैं वो ज्यादातर यूएस और यूरोप में रही है क्लीन एनर्जी के ऊपर, या फिर चाइना में रही है। 90% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां के देशों ने करी है, और बाकी सब जगह पे थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट रहा। ठीक है, जैसे 2023 की बात करूं मैं, तो कम उत्सर्जन वाले स्रोत जो होते हैं वहां से विद्युत उत्पादन करने में हमें 90% की उम्मीद थी। 2023 में सौर ऊर्जा में निवेश के प्रति प्रतिदिन $1 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। ठीक है, तो एक वर्ष के लिए कुल कितना हो जाएगा? $380 बिलियन। अगर आप कोई भी $1 खर्च करते हैं फॉसिल फ्यूल्स पे, जीवाश्म ईंधन पर, तो अब उसमें उसके लिए आपको पहले कितना करना पड़ेगा? $1.7 स्वच्छ ऊर्जा के लिए पहले आवंटित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी देखने को मिला है, इसी रिपोर्ट ने ये सारी बातें बताई हैं। और इसके लिए अगर आपको क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है तो किसी भी देश को इसको अपनाने के लिए बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि उच्च ब्याज की दरें, अस्पष्ट नीतिगत संरचना, बाजार के डिजाइन, वित्तीय रूप से बाधित उपयोगिताएं, पूंजी की उच्च लागत, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाई ये जो हमारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये होती क्या है।
ये जो एजेंसी है ये 1974 में बनी थी पेरिस फ्रांस के अंदर, जिसका बेसिक काम क्या होता है कि जितनी भी ये ऊर्जा की नीतियां हैं उसके ऊपर काम करना है, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर काम करना है। 2017 से भारत इसका पार्टिसिपेंट है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है प्रीलिम्स में। क्वेश्चन पता है कैसे पूछेंगे वो? इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईईए, मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के लिए इंडिया हमेशा से मेंबर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम 2017 में बने हैं। 2017 में ही इंडिया आईईए का मेंबर बना है। उसी के बाद 2017 में ही इंडिया एससीओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर बना है। ठीक है, तो ये भी आपको एक पता होना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? आईईए के बारे में जरूर एक एक्स्ट्रा चीज ये वाली भी पढ़ लो। टॉपिक बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था पढ़ने को, लेकिन ये रिपोर्ट हमारे एग्जाम में बन सकती है। आप सभी लोग जानते हैं यूपीएससी हो गया या इस तरीके के जितने भी यूपीपीसीएस हो गए, क्वेश्चन का लेवल इजी नहीं बचा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा ही आता है। आपने अभी यूपीएससी का एग्जाम देखा है, कितना तगड़ा लेवल पूछा हुआ था उनको। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलो, फोर्थ है हमारा यहाँ पर लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम। अभी हम लोग यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस करते हैं, ठीक है। इनका एक और ऑल्टरनेटिव निकाला जाएगा इमरजेंसी सिचुएशन में, वो आरबीआई का कहना है। लाइट वेट मतलब बहुत ही इजी होगा, पोर्टेबल कहीं पे भी कर सकते हैं, हैंडी होगा, नीड के बेसिस पे चलेगा, और बहुत ही कम आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस चीज के लिए कर रही है कि अभी ये चांस है कि ऐसा हो सकता है कि किसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर काम करने की उम्मीद है, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर ही इसको सक्रिय किया जाए। जो अभी हमारे सिस्टम चल रहे हैं जैसे कि आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, ये सब हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम बड़े बड़े लेवल के भी यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, मतलब आपको बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट का भी आप ट्रांसफर करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, बड़ी बड़ी मात्रा में करते हो। तो उसी की वजह से क्या होता है कि जो आईटी कंपनीज होती है ना, उनका भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है, उनका भी बहुत ज्यादा वायर वाला सिस्टम चलता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, जिसमें मिनिमम से मिनिमम काम में जल्दी से जल्दी चीजें हो सके, और वायर्ड वाली चीजें है ना वो कम से कम हो जाए। तो एक ये नया रिवॉल्यूशन आएगा, देखते हैं इसमें भी क्या चेंजेस होते हैं। अब जैसे एनईएफटी है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मनी ऑनलाइन ट्रांसफर होती है एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में, आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, और 24/7 में वो आराम से जो है सेटल हो जाते हैं। जो कई बार कई जो ऑनलाइन सैलरीज वगैरह होती है वो यहीं से आती है। आप इसमें 1 रुपए मिनिमम होता है, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, ठीक है, और कोई एडिशनल कॉस्ट आपको नहीं पे करनी पड़ती। ऐसे ही एक आरटीजीएस होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जहाँ पे आप 1 से 2 में विदाउट एनी डिले करते हो, जिसमें बहुत ज्यादा हाई वैल्यू होती है ना, उसमें आप इसको करते हो। बैंक के थ्रू अगर आपको दिखाना है पैसा, और पूरा पूरा आपको जो शो करते हैं पूरे सारी चीजें करनी है, तो बहुत इजी वे है, ये फास्टेस्ट पॉसिबल वे है मनी ट्रांसफर करने का। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे 1-to-1 बेसिस पे होते हैं। मिनिमम वैल्यू 2 लाख रुपए होती है, मैक्सिमम वैल्यू अनलिमिटेड होती है। बाकी वो जो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। सो दिस इज द बेसिक लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम, जिसमें आप यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आरबीआई का एक नया विकल्प आएगा, आया नहीं है। आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशंस में, देयर कैन बी सम वेज फॉर डूइंग दिस। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू लर्न। ये हमारे आरबीआई के समय के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिनकी फोटो आप सामने देख रहे हैं। फिफ्थ आर्टिकल है हम लोगों का साइटिस या सिटीज। अभी कैबिनेट ने यहाँ पर एक नया स्टार्ट करा है जिसका नाम है CITII, सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। यहाँ पे ये किया है स्टार्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। इन्होंने यहाँ पर इस पूरे फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर किया है। अब देखो इससे क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इसमें क्वेश्चन प्रीलिम्स पे बनेगा कि भाई ये प्रोग्राम की पहले तो फुल फॉर्म पूछेगा, दूसरा हमने किस किस साथ मिलके चलाया है, उस कंपनी का नाम पूछ सकता है कि भाई कौन सी कंपनी के साथ मिलके चलाया है। ठीक है, 4 सालों के लिए प्रोग्राम है, 2023 में शुरू है, 2027 तक चलेगा। जिसका काम क्या होगा कि भाई जितनी भी स्टेट लेवल है ना, स्टेट में हम लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना है,
और जो भी नेशनल लेवल पर या एक जिले के लेवल पे इकोनॉमी सर्कुलेट करनी है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर 106 करोड़ रुपए की ग्रांट ईयू से मिली है, यूरोपियन यूनियन से मिली है। ठीक है, वहां से लोन दिया है, फ्रेंच की डेवलपमेंट एजेंसी भी हमें सपोर्ट कर रही है, जिसमें 3 काम हो गया। पहला काम ये होगा कि हम लोग जितना भी वेस्ट मैनेजमेंट है, आज के टाइम पे ये वेस्ट मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि क्या होता है ना कि कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स होती है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब के थ्रू जो वेस्ट जनरेट होता है, जो बॉक्सेस का वेस्ट है, वो मिलियंस ऑफ टन्स पे आता है। तो देर इज अ नीड कि हम लोग यहाँ पर जो अपशिष्ट प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। दूसरा, यहाँ पे हर स्टेट और यहाँ पर जितना भी यूटीज हैं वो सब सपोर्ट कर सकते हैं। अपना यहाँ पर क्लाइमेट सेल्स हो गए, क्लाइमेट का डेटा हो गया, वहाँ ऑब्जर्वेटरी बनाना, वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का क्या क्या काम है वो सब देखना, ये सब इनका यहाँ पर बना हुआ होगा और सब में इंटीग्रेशन होगा, सब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे। फिर अर्बन इंडिया के अंदर हम लोग नॉलेज पार्टनरशिप्स बनाना, बिल्डिंग कैपेसिटी, रिसर्च वर्क करना, हर स्टेट और सिटीज में बनाना, ये सब काम करेंगे। ठीक है, बेसिक मैं बताऊं ना अगर, तो सबसे पहले सी यहाँ पर जो है ना, उसका सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव आप याद कर लो, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। आज के समय में आपको पता है कि किस तरीके से अनइवन चीजें हो रही है, मौसम बेमौसम बारिश आ रही है, बेमौसम गर्मी सर्दी कुछ भी हो रहा है, कोई सिस्टम नहीं रहा। क्यों हो रहा है ये सब? ये सब कुछ सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो उसी को एक बेटर बनाने के लिए, उसका बैलेंस लाने के लिए सरकार की तरफ से एक और ये नई कोशिश है। समझ रहे हैं? तो यही एक सिटीज है 2.0, क्योंकि पहले एक स्टार्ट हो चुका था, 2018 में किया था 933 करोड़ के कॉस्ट के ऊपर। अभी इसी का सेकंड पॉइंट भी, सेकंड फेज को भी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर कैबिनेट का डिसीजन यहाँ पर अभी आएगा, फाइनलाइज होगा, और हो चुका है, 31 मई को आया था फाइनलाइज होकर के, लेकिन अभी ये रिपोर्ट अब आई है। आप अगर कभी भी इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप पीआईबी की वेबसाइट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे जाके सारी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, इसके 3 कंपोनेंट्स भी आपके सामने लिखे हैं। तो इस तरीके से आपको अपना इस पूरे आर्टिकल को कवर अप करना है। ठीक है, लास्ट आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ, बहुत छोटे छोटे से बैंक होते हैं ये। अभी यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक ने नामित किया था पीएन रघुनाथ को, उन्होंने यहाँ पर उज्जीवन लघु वित्त बैंक से अपना जो है पद छोड़ दिया है। तो ये पहले तो मैं बताओ, लघु वित्त बैंक होते क्या है? ये एक ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि आरबीआई से लाइसेंस मिले होते हैं उन लोगों को लोन देने के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए, जो कि बहुत लो इनकम होते हैं। ठीक है, जो ऐसे अनडिजर्व कम्युनिटीज होती हैं वहां पे पैसा देने के। ठीक है, तो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम जिनका नहीं है, जिनको समझ नहीं आता है या जो उनको कर नहीं पाते हैं, उनको यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इनको बनाया गया, छोटी छोटी सेविंग्स के लिए, छोटे छोटे लोन्स के लिए, छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए। असल में ये आरबीआई एक्ट 1934 से ही चलता है। उसके बाद इसको कंपनीज एक्ट 2013, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इन सब के तहत पूरा चलाया गया है। राइट, तो आरबीआई की भी गाइडलाइंस है प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर। क्योंकि होता ये है कि अगर आपको कोई भी बैंक आरबीआई से रजिस्टर करा, तो आरबीआई जो एक्ट आया था 1934 में, उसका सेक्शन 42 एंड शेड्यूल नंबर 2 के तहत आप पूरा उनसे रजिस्टर करवा सकते हो। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना, वो सारी अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं इसी एक्ट के तहत। यहाँ पर इन बैंक्स को अपना 15% एक रिस्क वेटेड असेट रेशो बना के रखना पड़ता है, और उनको अपनी जितने भी होती है ना ब्रांचेस, वो 25% करीब रूरल एरियाज में ओपन करनी होंगी, तभी आप उनको कह सकते हैं कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, इनकी जो मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी होती है, कैपिटल, वो 200 करोड़ रुपए होनी चाहिए। क्लियर हुआ है यहाँ तक? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ये हैं, आप इसमें रीड भी कर सकते हो, जो कि इनका अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इनका का काम देखने का होता है, और बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाए, जिस ऑडियंस को हमें पहुंचाना है वहां तक ये पहुंच जाए, तो बस टारगेट सक्सेसफुल। ठीक है भाई, एग्जाम्पल है कुछ हमारे बैंक के, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष बैंक, उज्जीवन। उज्जीवन बैंक तो बहुत फेमस है, आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे, कहीं ना कहीं देखा होगा।
चलो भाई, आज के हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अग्नि-1 मिसाइल। आपने सुना ही होगा, अब्दुल कलाम जो है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने यहाँ पर सिस्टम स्टार्ट करा था जिसमें अग्नि एक मिसाइल थी। अब अग्नि की 5 रेंज आ चुकी है, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 एंड अग्नि प्राइम। तो अभी अग्नि-1 एक मिसाइल आई है, बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि 700 से 900 किलोमीटर की रेंज तक ट्रैवल करती है। सिंगल स्टेज है, सॉलिड फ्यूल लेके आती है। 1000 किलो का पे वॉरहेड लेके चल सकती है, पेलोड ले सकती है, और सड़क पर भी चलने के लिए सक्षम है। और साथ ही साथ इसका पहला जो है फायरिंग वो 2002 में किया गया था। तो ये है इसकी स्टेटमेंट्स, जो कि सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई है अग्नि मिसाइल के बारे में। छोटा सा टॉपिक है अगली मिसाइल। अगली मिसाइल के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। प्राइम और ये सारी जो मिसाइलें हैं पहले से चलती आ रही हैं, तो इनके बारे में भी आपको एक पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कम मेटूर डैम। मेटूर डैम 1934 में बिल्ट, सेलम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में बना हुआ है। और ये मेटूर डैम जो है, ये काफी पुराना डैम आप देख सकते हैं कि बना हुआ है। पहला क्वेश्चन, ये काफी बड़ा डैम भी है और कौन सी नदी पे बना? ये है कावेरी नदी पे। ठीक है। और 9 साल लगे थे इसको कंप्लीट होने में। इसी के साथ में और 2 डैम भी बने हुए बिल्कुल इसी के जस्ट पास में, काबिनी डैम और कृष्ण सागर डैम। ये दोनों कर्नाटक, ठीक है, पास में ही। तो ये आपको पता होना चाहिए पूरा। और ये तो सेलम, सेलम डिस्ट्रिक्ट नहीं भी याद रखते चल जाएगा, पर तमिलनाडु में है, ये पता होना चाहिए। कावेरी नदी के ऊपर है, ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ठीक है ना। इनको जो है क्या बोला गया है, ये क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर बड़े एरिया में फैला हुआ है मेटूर डैम, तो इसको तमिलनाडु में क्या बोला जाता है? लाइवलीहुड असेट ऑफ, लाइवलीहुड गिविंग असेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का लाइवलीहुड गिविंग असेट। ठीक है भाई। तो ये थे आज के हमारे सारे आर्टिकल्स। इस पूरे आर्टिकल्स को कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ तक अपनी जितनी भी आपकी चीजें हैं, मैं आपको हर एक आर्टिकल के साथ बताती चलती हूँ। हम लोग 8 आर्टिकल्स कवर करते हैं, 6 आर्टिकल के फॉर्म में, 2 क्वेश्चन। और मैं हमेशा आपको यहाँ पर बताती चलती हूँ कि कौन कौन सी यहाँ पर जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो आप लोग भी अपने उसी तरीके से इसको आप लिखते रहिए कि भाई ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट। क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक? ये सब आपसे पूछा जा सकता है। इस चीज को आपको अपना कंप्लीट करते हुए चलना है, लिखते हुए चलना है, सारी चीजों को आपको लर्न करते हुए चलना है। ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। पढ़ते रहिए।